हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्टोपैथोलॉजी का। तो आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो को आप देख रहे हो तो उसमें आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे मैंने आईडी मेंशन कर दी कि पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट है, तो वहाँ पे जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो है ना, अपने नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। देखो, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनो का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो इम्यूनोलॉजी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पढ़ी थी आपने एंटायर। तो इम्यूनो का मतलब यहाँ पे भी वही है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले। तो इम्यूनो का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी। हिस्टो का मतलब क्या होता है आपको पता है? हिस्टो यानी हिस्टोपैथोलॉजी जिसकी बात करते हैं। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हिस्टो का मतलब टिश्यू और केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है? इस टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि एक्चुअली होता क्या है। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को आईएचसी, बेसिकली आईएससी लैब या आईएससी के नाम से इसको जाना जाता है। रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंटीजन in the cell of a tissue section by using the principle of antigen antibody reaction। यदि कोई भी टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू आपको पता है कि क्या होता है? ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, देन सेल्स होती है। तो कोई भी टिश्यू है, उसके जो सेल्स होती है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये टिश्यू का जैसे ये टिश्यू का कोई, इसको टिश्यू समझ लीजिए। टिश्यू के अंदर सेल्स हो गए, सेल्स के ऊपर एंटीजन्स होगा। तो उस एंटीजन को डिटेक्ट करने का जो एंटायर प्रोसेस होता है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसी को बेसिकली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में बता रखा है, टिश्यू सेल्स पर एंटीजन्स होती है। यहाँ पे देखो, अब आपको बेसिक थोड़ी सी मैं आपको इम्यूनोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंटायर इम्यूनोलॉजी के बारे में बात होगी आगे जब अपन पूरे प्रोसीजर को समझेंगे। देखो क्या होता है, ये एंटीबॉडी मैंने बना रखी है येलो कलर से वाई शेप में। आपको पता है कि सारी एंटीबॉडीज मैक्सिमम होती है, कोई पेंटागॉन्स होती है, बट मैक्स टू मैक्स अपन यहाँ पे बेसिक एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। तो एक वाई शेप में मैंने एंटीबॉडी बना दी येलो कलर से। यहाँ पे मैंने एक एंटीजन बना रखा है, आपको एक एंटीजन दिख रहा होगा। अब क्या होता है कि आप लोगों को ये तो पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होता है, लेकिन बाइंड कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वो एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो एंटीजन का एक रीजन होता है, ये वाला रीजन जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करा हुआ है, इसको एपिटॉप बोलते हैं। पर ठीक है, एपिटॉप इस रीजन को कहा जाता है। वैसे एंटीबॉडी में एक रीजन होता है जिसको पैराटॉप कहा जाता है। ये पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है उसको पैराटॉप कहा जाता है। जब क्या होता है कि एंटीजन का एपिटॉप और एंटीबॉडी का पैराटॉप दोनों आपस में पास आते हैं, तब जाके ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के साथ में बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी होता है कि एंटीजन का एपिटॉप और एंटीबॉडी का पैराटॉप आपस में आते हैं, कंबाइन होते हैं, बाइंड होते हैं। उस जगह वहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसी को अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन बाइंडिंग के जो पार्ट्स होते हैं, इन दोनों बेसिकली इन दोनों पार्ट्स को बोला जाता है। यहाँ पे मैंने दो एंजाइम का नाम मेंशन करा है, उन एंजाइम्स को आगे यूज आएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली डिटेल बता दी कि एक तो होता है HRP होता है और एक AP होता है। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि अब आपको मैंने बता दिया कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग इज वाइडली यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स, यानी किसके डायग्नोसिस में हेल्प करती है? एबनॉर्मल सेल्स के डायग्नोशन में हेल्प करती है। सच इज फाउंड इन द कैंसरस ट्यूमर। ठीक है, कैंसरस ट्यूमर इसका मेजर होता है कि बेसिकली देखो, आप लोगों को पता होगा कि एफएनएससी वगैरह करते हैं, ठीक है, जिससे भी कैंसर का पता कर पाते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से अगर आप कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तब जाके ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इसके लिए अलग अलग क्या होता है कि कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो होता है ट्यूमर्स को आप आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक ट्यूमर आइडेंटिफाई हो जाता है। तो कैंसरस ट्यूमर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ट्यूमर है वहाँ पे, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है या फिर बेनाइन ट्यूमर है या फिर पर्टिकुलर कौन से ट्यूमर को आप आइडेंटिफाई करने वाले हो।
अब इसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इन ए टिश्यू कैन बी एक्यूमुलेट इन ए नंबर ऑफ वे बाय द टू मेजर वेव। तो दो मेजर वेव से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इन ट्यूमर्स को। एक होता है क्रोमोजोनिक सब्सटेंस के थ्रू, एक होता है फ्लोरेंट सब्सटेंस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। इन दोनों को अपन डिटेल में समझेंगे और डिटेल में सबसे समझेंगे क्रोमोजोनिक सब्सटेंस को, क्योंकि यही ज़्यादातर लैबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है और इसके कंपेयर में थोड़ा सा चीप होता है, ठीक है, यानी सस्ता इसके जो है रिएजेंट्स आते हैं, तो बेसिकली इसी को यूज़ किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एक स्लाइड ली है आपको छोटा सा डिटेल में बताने के लिए। एक स्लाइड ली है क्या होता है एक्चुअली में जब रिएक्शन होती है कैसे होती है। तो एक ग्लास स्लाइड ली है जहाँ पे क्या करा है हमने एंटीजन जिसको बायोमार्कर बोला जाता है। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बायोमार्कर टर्म जब यूज़ की जाती है ना बेसिकली, तो कैंसर्स के लिए यूज़ की जाती है। उसी को बायोमार्कर और एंटीजन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। बायोमार्कर में जो उसके पर्टिकुलर स्ट्रेन्स के नाम आ जाते हैं, CD4 या CD8 या फिर P8 जो भी होता है उनके नाम आ जाते हैं। तो बेसिकली आप एंटीजन के टर्म में उसको समझ सकते हो। यहाँ पे क्या करा है कि एंटीजन्स को यहाँ पे हमने ड्रॉप किया है, ठीक है। एंटीजन को ड्रॉप करने के बाद में कुछ एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे ऐड करा है। ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से एंटीबॉडीज़ बनाए और पिंक कलर में एंटीजन्स बनाए। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे पैराटॉप और एपिटॉप आके दोनों क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पे हो रही है। और ये जो है टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू में क्या होगा एंटीजन्स प्रेजेंट हो गया, एंटीबॉडीज आपने ऐड कर दी है। तो एक बेसिक रिएक्शन इस तरीके से होती है। ये यहाँ पे समझाने का मतलब, क्योंकि आगे आपको मैं बाद में बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये तो एक बेसिक बात होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि कोई एंटीजन होता है ना वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि दो एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। देखो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ इसको क्यों बोला गया, क्योंकि डायरेक्टली एंटीजन से अटैच है, इसलिए इसको प्राइमरी एंटीबॉडीज़ बोला गया। और ये जो ये वाली जो एंटीबॉडी है सेकंड वाली, वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए इसको सेकेंडरी एंटीबॉडी बोला गया। बेसिक टर्म में मैंने आपको समझा दिया ये। अब पूरी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे समझनी कि एक्चुअली में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की मैकेनिज्म क्या होती है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक तरफ मैंने क्रोमोजोनिक सब्सटेंस है, एक तरफ जो है फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है। उससे पहले एक बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी। आप लोगों को पता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है कि एक एंटीजन से एक एंटीबॉडी बाइंड होती है, जबकि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में क्या होता है कि एक एंटीजन से बहुत सारे एंटीबॉडीज़ आके बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि एक सिंगल एंटीबॉडी है, यहाँ पे एक एंटीजन है और एपिटॉप और पैराटॉप का जो रीजन मिल जाता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे रिएक्शन होती है और ये जो बनती है बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती है। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो एंटीजन है उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे क्या एपिटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है वो बहुत सारे एपिटॉप्स आके बाइंड हो जाती हैं। जिन एंटीबॉडीज़ का पैराटॉप होता है वो क्या होता है कि एंटीजन के एपिटॉप्स आके बाइंड हो जाता है, तो इस तरीके से इसको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे क्रोमोजोनिक सब्सटेंस वाली रिएक्शन में क्या होता है और फ्लोरेसेंट वाली जो रिएक्शंस होती है इसमें एक्चुअली में क्या होता है। फिर इसकी अपन स्टेनिंग को समझेंगे कि स्टेनिंग में ये जो मैकेनिज्म मैं आपको समझा रही हूँ इतनी देर से वो कैसे इम्प्लांट होने वाली है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि यहाँ पे क्या करा था हमने। हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे, ठीक है, मोनोक्लोनल की बात करेंगे। पॉलीक्लोनल से डायग्राम क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दोनों की रिएक्शन सेम ही होगी, सारा प्रोसेस सेम होता है, बस डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को लेके आपको समझाने वाले एंटायर प्रोसेस। यहाँ पे एक एंटीबॉडी थी, एंटीजन था, वो दोनों बाइंड हो गए। देखो हमेशा क्या होता है कि जो एंटीजन होता है ना FAB रीजन में बाइंड होता है, और जो जो भी कोई भी एंजाइम या कुछ भी अपन यूज़ करने वाले FC रीजन, इस वाले रीजन को FC इसमें समझते, इस वाले रीजन को FC बोला जाता है और इस वाले को F और AB और FB बोला जाता है, ठीक है। इनको FAB और FB बोला जाता है, इसको FC रीजन बोला जाता है। तो ये एक रिएक्शन हमारे पास में ऑलरेडी थी। अब हम क्या करें कि क्रोमोजोनिक सब्सटेंस डायरेक्टली कभी भी नहीं आ पाता है, उसको एक सब्सट्रैक्ट या एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले वो एक एंजाइम हम ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर, यानी ये रिएक्शन आपने कोस कर दी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया था ना प्रीवियस आगे डायग्राम में, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडीज आके बाइंड हो गए, ठीक है, इस तरीके से। और अब क्या करोगे जब ये वहाँ पे बाइंड होने के बाद एक एंजाइम ऐड करोगे। एंजाइम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था AP था, ठीक है, HPLC था, वो एंजाइम मैंने आपको बता दिए थे। तो वो एक एंजाइम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वो एंजाइम कहाँ पे बाइंड करेगा, HC रीजन में बाइंड करेगा, FC रीजन में बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में फर्दर हम क्या करेंगे, एक सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे जिसको क्रोमोजोनिक सब्सट्रैक्ट अपन बोल रहे हैं।
ये ऐड करने के बाद में एंजाइम यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है, इस तरीके इस वाले रीजन में एंजाइम बाइंड हो गया। फिर एक और हमने ऐड किया, क्या करा है, ऐड क्रोमोसोमिक सब्सटेंस ऐड करा, वो ऐड करने के बाद में यहाँ पे वो भी यहाँ पे आके बाइंड हो गया, ठीक है। बाइंड होने के बाद में क्या होता है, ये क्रोमोसोमिक सब्सटेंस जैसे ही बाइंड होता है एंजाइम्स के थ्रू, तो यहाँ पे जो हमारा एंटीजन था वो रिएक्ट करता है, ठीक है। ये पूरी मैकेनिज्म होती है, कैसे रिएक्ट होता है वो बहुत डिटेल में होता है, इतना डिटेल में हम नहीं चाहेंगे। यहाँ पे ये क्या करता है, एंटीजन जो है रिएक्ट करता है जैसे किसी भी सब्सट्रैक्ट को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद में रिएक्शन के बाद में कलर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कलर प्रोडक्ट बनता है। वो इंडिकेट करता है कि जो आपने एंजाइम यूज़ करा है और जो सब्सट्रैक्ट यूज़ करा है वो उसके साथ में कॉम्पैक्टेबल है, तो वो यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होकर आपको बताता है कि जो रिएक्शन कोज हुई है वो परफेक्ट रिएक्शन कोज हुई है, और जिस भी एंटीजन को आप डिटेक्ट करना चाहते थे वो डिटेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिक्स प्रिंसिपल होता है जो आपको इम्प्लांट करना है स्टेनिंग के अंदर। अब बात करते हैं फ्लोरोसेंट सब्सटेंस की, हम बात करते हैं। तो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस वाले में क्या होता है कि आपको सेम एक एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीजन है, दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, सेम क्या होगा, एफसी रीजन। जैसे यहाँ पे एफसी रीजन में क्या होता है कि एंजाइम आके बाइंड होता है, यहाँ पे डायरेक्टली फ्लोरोसेंट डाई बाइंड होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, फ्लोरोसेंट डाई आके बाइंड होती है। डाई जैसे बाइंड होती है तो जो एंटीजन हम डिटेक्ट करना चाहते थे वो सेम एज इट इज कलर प्रोड्यूस करता है, यानी वो आपको इंडिकेट करेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो परफेक्ट है, सही प्रोडक्ट है, तो आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। एक मैंने बेसिक कंसेप्ट में आप लोगों को समझाया, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को लेके नहीं गई हूँ। तो एक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि कैसे क्या क्या होता है एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस क्या क्या होती है। यहाँ पे इम्यूनोलॉजी भी आ गई और आपकी जो रिएक्शंस है वो भी आ चुकी है। अब इसका जो एंटायर जो स्टेनिंग होती है उस स्टेनिंग को हम समझें, क्योंकि ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी कैसे क्या क्या नहीं। अब स्टेनिंग को समझना जरूरी, क्योंकि आप लेबोरेटरी में स्टेनिंग को ही परफॉर्म करते हो। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या होता है, बट फिर से अब जो डिटेल में आपको बता रही हूँ फिर से। देखो, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज अ मेथड फॉर लोकलाइजिंग स्पेसिफिक एंटीजन इन ए टिश्यू और अ सेल बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। द साइट ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग इज आइडेंटिफाइड बाय टैगिंग, ठीक है। टैगिंग मतलब जो मैंने आपको बताया था ऊपर जो लग रहा था उसको टैगिंग बोलते हैं। द एंटीबॉडी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब जैसे डायरेक्टली में तो क्या था, फ्लोरोसेंट डायरेक्टली आके कंबाइन हो गया था, और क्रोमोसोम में क्या होता है, डायरेक्टली आके कंबाइन नहीं हुआ था। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सैंपल की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। तो सैंपल की प्रिपरेशन कैसे करोगे, IHC कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू बेस्ड ऑन द टू टाइप ऑफ द टिश्यूज। दो टाइप के टिश्यूज पे बेस्ड होता है IHC का मेन प्रोसेस होता है। एक होता है IHC फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बिडेंट, जिसको FFPE बोला जाता है। ये आपने देखा भी होगा कि FFPE का फॉर्म मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बिडेंट होता है, एक ही होता है। सेकेंड होता है IHC फ्रोजन, जिसको FR बोला जाता है। अब जो फर्स्ट वाला है फॉर्मलिन फिक्स्ड टिश्यू जो होता है आर कॉमनली पैराफिन एम्बिडेंट फॉलोइंग द फिक्सेशन, वाइल फ्रोजन सेक्शन वाले क्या होते हैं कि कैन बी फिक्स्ड विद द फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल पेरियर टू द फॉलोइंग क्रायोस्टेनिक्स, ठीक है। तो यानी इसमें जो FFP होता है वो बेसिकली किस में एम्बिडेंट किया जाता है, उसको फॉर्मलिन में एम्बिडेंट किया जाता है। सिंपल समझा देती हूँ मैं आपको। और जो फ्रोजन वाली जो होती है ना उसको फॉर्मल्डिहाइड में, ठीक है, या फिर अल्कोहल बेस्ड में किया जाता है, ठीक है। तो उसमें उसको किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे कि जो साइज ली जाती है ना टिश्यू की, मैक्सिमम आप 4 माइक्रो MM आपको सेक्शन लेना होता है, ठीक है, इस एंटायर प्रोसेस को करने के लिए। अब इसका स्टेनिंग प्रोसीजर समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोसीजर में आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों को पता है वैक्स में माउंड हुक के आई है, ठीक है, एम्बेडेड हुक के आई है, तो वहाँ पे क्या वैक्स वगैरह है, तो वैक्स डायरेक्टली आपको पता है सब चीज़ों को रिपेल्ट करता है। तो सबसे पहले क्या करा जाता है, डी वैक्सिंग की जाती है, यानी वैक्स को रिमूव करना है प्रोसीजर के अंदर। तो डी वैक्स द फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू सेक्शन, तो सबसे पहले वो करेंगे। तो कैप्ट द स्लाइड एट 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर इन दी ओवन फॉर 30 to 40 मिनट्स, यानी कोई भी स्लाइड हमारे पास में इसको ओवन में आपने रख दिया है, ठीक है, 30 से 40 मिनट के लिए और 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। उसके बाद में उसका जो वैक्स है वो रिमूव हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ वैक्स बचता है तो उसको जाइलिन से हमेशा क्लीन किया जाता है। आप लोगों को पता होगा ये जो सेकंड स्टेप मोस्टली यही होता है। देन रिक्वायर्ड 2 चेंजेस ऑफ जाइलिन ईच रिक्वायर्ड 10 मिनट्स, हर एक को 10 मिनट्स के लिए आपको करना है। देन रिहाइड्रेशन आप लोगों को करना है। तो 100 डिग्री होगा, फिर 80 होगा, 60 होगा, और हर एक को क्या करना है आपको 3-3 मिनट के लिए करना है, हर एक को 3 मिनट्स के लिए, ठीक है।
देन आफ्टर दैट करने के बाद में आपको क्या करना है, अगेन डिस्टिल वाटर में उसको रखना है, जो स्लाइड का जो सेक्शन है उसको 3 मिनट्स के लिए। फिर फर्स्ट आपको करना है प्राइमरी ब्लॉकिंग, ठीक है। प्राइमरी ब्लॉकिंग क्यों की जाती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था कि जब हम जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज तरीके से मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो प्राइमरी ब्लॉकिंग करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ में ऐसा ना हो कि ये और भी आके बहुत सारे बाइंड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बाइंड हो जाएगी तो सारी रिएक्शन अलग हो जाएगी। तो हमें एक को थोड़ा सेपरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि स्लाइड कैप्ट इन दी पेरोक्साइड सॉल्यूशन 3% वाला चाहिए, और उसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना। आफ्टर दैट डिस्टिल वाटर में उसको वॉश कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा एंटीजन रिट्रीवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि EDTA बफर लेना है, जिसका pH अराउंड आपका जो होना चाहिए 8 तक उसका pH होना चाहिए इन द माइक्रोवेव एट द पावर ऑफ 800 डिग्री वॉट फॉर द 4 मिनट्स, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो ठीक है, 800 डिग्री वॉट करते हो तो 4 मिनट के लिए, अगर आप 200 वॉट करते हो तो 14 मिनट्स के लिए आपको उसको रखना है। देन उसको क्या करना है, आपको रूम टेम्परेचर पे कूल करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो है एंटीजन जो रिट्रीवल था, जिसको अपन एपिटॉप बेसिकली बोल रहे हैं कि एपिटॉप है जहाँ पे उसको आके बाइंड करना है, तो वो एपिटॉप इस तरीके इसी को बोला जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को क्या करना है, वॉश इन द डिस्टिल वाटर एंड 2 चेंजेस यहाँ पे, ठीक है, 2 चेंजेस ऑफ EDTA बफर ईच फॉर 2 मिनट्स। आपको 2 डिस्टिल वाटर में 2 चेंजेस करना है, और उसका जो है 2-2 मिनट के लिए करना है, और 2 चेंजेस करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेकेंडरी ब्लॉकिंग करनी है कि 3% बॉबिन सीरम लेना है एल्ब्यूमिन वाला, और 20 मिनट्स के लिए उसको उसमें रख देना। आफ्टर दैट ये इस प्रोसीजर के बाद में आप लोग क्या करोगे कि फर्स्ट प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को ऐड करोगे, ठीक है। प्राइमरी मोनोक्लोनल, मैंने आपको बोला था मोनोक्लोनल जरूर, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो सारी आपस में आके बाइंड हो जाएगी, तो रिएक्शन कुछ अलग कोर्स हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी प्रोबेबली, ठीक है। तो प्राइमरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेनी है आपको। बेसिकली जो वो रिएक्ट करेगी, कौन से प्रोटीन पर रिएक्ट करती है, वो P18 या कोई भी जो प्रोटीन होता है, जो भी आपका टारगेटेड प्रोटीन पर जाके रिएक्ट करती है, और उसको इंक्यूबेट करना है आपको 37 डिग्री टेम्परेचर में 45 मिनट्स के लिए। फिर आपको EDTA में उसको रेजन करना है बफर सॉल्यूशन के अंदर 5 मिनट्स के लिए। सेकेंडरी एंटीबॉडी आपको लेनी है, ठीक है, 37 डिग्रीज के लिए और 30 मिनट्स के लिए। अगेन उसको भी आपको EDTA बफर में उसको रेजन करना है 5 मिनट्स के लिए। क्रोमोसोम आपको ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रोमोसोमिक सब्सटेंस वाली जो है थ्योरी या रिएक्शन उसको मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी डायग्राम में बताई थी यहाँ पे कि आपको किस तरीके से आपको क्या क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल स्टेप्स में था एक प्रोसीजर को समझने के लिए, यहाँ पे एंटायर प्रोसीजर कि कैसे कितना क्या क्या ऐड करना है। तो क्रोमोसोम आपको ऐड करना है, ठीक है, उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री टेम्परेचर में। और जो क्रोमोसोम बेसिकली यूज़ कर रहा है वो अपने पास में कि डाई अमीनो बेंजीन आपको यहाँ पे यूज़ करना है 5 मिनट्स के लिए। देन उसको डिस्टिल वाटर से आपको वापस से उसको रेजन करना है। देन उसके बाद में आपको काउंटर स्टेन यूज़ करनी है। मेयर से मेटॉक्सिलिन यूज़ करते हैं, जो कि 1 मिनट के लिए आपको यूज़ करनी है। काउंटर स्टेन के बाद में आपको डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन आपको पता है कि वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वाटर को कम्प्लीटली रिमूव करना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है जो है ऑटोलाइसिस या पेट्रिफिकेशन हो जाता है। तो 80 डिग्री लेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री और एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100 डिग्री अल्कोहल जो होता है 100% जो अल्कोहल होता है वो लेंगे यहाँ पे। और हर एक को आपको क्या करना है 3 मिनट के लिए उसको पर्टिकुलर को हर एक को रखना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है। तो बेसिकली जो क्लीनिंग की जाती है वो जाइलिन के थ्रू की जाती है। तो आपको क्या करना है 5 मिनट्स के लिए जो स्टेनिंग थी या जो स्लाइड में जो स्लाइड्स थी जो उसको 5 मिनट्स के लिए क्या करना है जाइलिन सॉल्यूशन में रख देना है। ठीक इस तरीके से होता है। जाइलिन सॉल्यूशन में आपकी स्लाइड्स होती है उसको 5 मिनट्स के लिए इसमें रख देना। आफ्टर दैट आपको क्या करना है DPX से माउंट करना है। और जो भी जिस भी पर्टिकुलर प्रोटीन या आप एंटीजन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसी के आपको रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में उनको देखते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की स्टेनिंग क्या होती है और एक्चुअली इसका कंप्लीट एंटायर प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये है इस वीडियो के बारे में। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।